दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आगरा की सड़कों पर जो आज हुआ उसने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। सोच लीजिए क्या हाल है उत्तर प्रदेश में, जरा सोचिए कानून व्यवस्था का। योगी आदित्यनाथ आज आगरा में है। पूरे प्रदेश भर में योगी सरकार के 8 साल मनाने का जश्न हो रहा है। और जहां उनकी सभा थी वहां से 1 किलोमीटर दूर पर सपा के दलित सांसद रामजी लाल सोमन का घर था। वहां पर 1,000 लोगों की भीड़ जो करणी सेना की बताई जा रही है, वो बुलडोजर लेके आ रहे हैं आगरा की सड़कों पर, नारे लगा रहे हैं और वो भीड़ जो है रामजी लाल सुमन के घर पर हमला बोल देती है। एक दलित सांसद के घर पर दिन में, दोपहर में, उस वक्त 1,000 लोगों की भीड़ हमला बोल देती है, जब मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े दावे करते हैं टीवी इंटरव्यूज में कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है एकदम चुस्त दुरुस्त है, वहां 1,000 उपद्रवियों की भीड़ एक दलित सांसद के घर हमला कर देती है। वो तो गनीमत है कुछ पुलिस वाले वहां थे, उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, लाठीचार्ज किया, कुर्सियां तोड़ी गई, गाड़ियां तोड़ी गई। जो दृश्य है उसको मैं बता नहीं सकता। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सपा के प्रवक्ता मनोज सिंह काका जी हैं। मनोज जी, ये क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में, इसको क्या कहा जाए, राम राज्य कहा जाए या जंगल राज कहा जाए? नहीं, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसको अगर आप दृष्टि डालेंगे तो उत्तर प्रदेश में वहां पर आज आज की जो अभी विगत 1-1.5 घंटे पहले की जो घटना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगरा में मौजूद थे और जिस जगह पे घटना हो रही थी, जिस जगह पे गुंडागर्दी करने वाले दंगाई एक दलित सांसद के घर पर हमला कर रहे थे, और हमला इस तरह से नहीं कर रहे थे बल्कि जानलेवा हमला कर रहे थे। वो गाड़ियों से वो जो तस्वीरें आई हैं हमको आपको सभी को विचलित कर देगी। अरे हम लोग बुलडोजर पे चढ़ के आ रहे हैं, बुलडोजर लेके आ रहे हैं बुलडोजर साहब। पे चढ़ के आ रहे हैं और गाड़ियों से पुलिस को रौंदते हुए जा रहे हैं। कोई उन्हें रोक नहीं रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जी से बहुत एक साधारण सवाल है। कल एनआई को उन्होंने साक्षात्कार दिया है कि इन गुंडा इस तरह के गुंडागर्दी पर आप रोक लगाएंगे या आपका संरक्षण है कि दलितों को इस देश में, जब एक दलित सांसद सुरक्षित नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है कि जब इस देश में एक दलित सांसद सुरक्षित नहीं है तो दलित तबका जो इस देश का 16-20% समुदाय है, जो तमाम तरह के दुश्वारियों और तकलीफों से हर जगह अपने गांव में तमाम तरह के प्रताड़ना और तमाम तरह का जो दंश झेल रहा है, उसको न्याय कैसे मिलेगा? ये सवाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। और जिस आगरा में वो मौजूद थे, उनके मौजूदगी में एक दलित सांसद के घर पर हमला हुआ, इसका जवाब कौन देगा? और कहां है सुरक्षित कानून व्यवस्था? कल उन्होंने जो एक साक्षात्कार में कहा है कि सेवा, समर्पण और सुशासन, तो क्या उनकी सेवा यही है कि उनके स्वजाति लोग और उनके स्वजाति जो मंच है वो इस देश में दलितों को, बहुजनों के घरों पे जाके हमला करेंगे? क्या इस देश का दलित बहुजन वर्ग इसीलिए बना हुआ है कि उनकी प्रताड़ना और उनकी मार काट सहेगा? उनसे ये सवाल है। और कहां सुरक्षित कानून व्यवस्था? क्या सेवा आपकी यही है कि लोग, अगर उन्होंने एक बात कही दिया, अगर रामजी लाल सुमन ने, उन्होंने कहा कि किसी को आहत करने के लिए हमने कोई बात नहीं की। ये ऐतिहासिक तथ्य कौन नहीं जानता है? खानवा युद्ध से पहले जब इब्राहिम लोधी जब दिल्ली के शासक थे तो उनको हटाने के लिए उनको गद्दी से कैसे हटाया जाए, राणा सांगा ने उनसे बाबर को प्रोत्साहित किया कि आप आइए इस देश में। और कम से कम वो लोधी को हटाना चाह रहे थे, इब्राहिम लोधी को हटाने के बाद फिर खानवा युद्ध हुआ। उसमें महाराणा सांगा के साथ और बाबर के साथ युद्ध हुआ, उसमें भी उनको पराजय का सामना करना पड़ा। तो जो ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्यों को बरगला करके और इस देश में कमजोर लोगों पर ये कायरतापूर्ण कृत्य, और जो गीदड़ों का जिस तरह से गीदड़ झुंड भर हो जाते हैं तो कहीं जाकर के हमला कर देते हैं सभ्य और सभ्य समाज पर और सभ्य पशुओं पर, ये हालात हुई है। तो ये तो जानना चाह रहा ना पूरा देश का दलित, ये जाने कि जिस उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े आए हैं वो कोई झूठ आंकड़े थोड़ा है एनसीआरबी में, कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में दलितों पिछड़ों के खिलाफ जो अपराध बढ़े हैं वो 59% बढ़ा है। तो जब सांसद सुरक्षित नहीं है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐतिहासिक तथ्य बोल दिया, मैं कह तो रहा हूं आपसे कि खानवा युद्ध से पहले इब्राहिम लोधी चूंकि दिल्ली का शासक था, उसको हटाना था, तो इसलिए उनको प्रोत्साहन दे करके बाबर को बुलाया गया भारत, और
बुलाने वाले उस समय समझौता करने वाले राणा सांगा। फिर इसके बाद उनको जब ये लगा कि अब तो बाबर यहाँ अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, वो यहाँ से नहीं जाना चाहता, तब खानवा युद्ध इनके 1527 में खानवा युद्ध, तो कम से खानवा युद्ध महाराणा सांगा के और बाबर के बीच में हुआ, उसमें भी महाराणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ी। ये देश ऐसे चलेगा? परशुराम, भगवान परशुराम तो कई हजार क्षत्रियों का नाश कर दिए, तो उनके लोगों को अब इस देश से भगा दिया जाएगा, उनके लोगों के घरों पर हमला होगा। जो लोग इस देश में एक तबका है ना जो ये कहता है कि हम परशुराम के वंशज हैं, तो क्या ये देश लोकतंत्र से चलेगा, सभी के प्रति समता भाव से चलेगा, या दंगाई चलाएंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये इन दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? क्या योगी आदित्यनाथ जी ये ऐलान कर रहे हैं अपने कृत्यों से कि अब उत्तर प्रदेश में कोई संविधान नहीं, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई न्यायपालिका की जो अभी निर्धारित नियम है वो नहीं चलेंगे, सिर्फ गुंडागर्दी चलेगी? वो ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, कल तो उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जो लोग कानून नहीं मानेंगे उनके खिलाफ बुलडोजर का उपयोग होगा। तो ये मेरा सवाल ये है कि ये जो करणी सेना के लोग जो आज कानून नहीं माने हैं उनके खिलाफ बुलडोजर चलाना कब चलाएंगे योगी जी? और दूसरा ये है सर कि आपके जो पार्टी के नेता लोग हैं वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? अब औरंगजेब पे बोल दिया अबू आजिम ने, पहले बोला उस पर बवाल खड़ा हो गया, बाद में माफी मांग ली। अब आपने दोनों तथ्य रखे, आपने पूरी बात तथ्यात्मक रूप से रखी कि राणा सांगा ने बाबर को किन परिस्थितियों में बुलाया, और आपने ये बताया कि बाद में उनको लगा कि बाबर यहाँ पे राज करना चाहता है, हाँ, तो राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ विरोध भी किया। तब खानवा तो का युद्ध हुआ उनके बीच, ऐतिहासिक। उन्होंने उसी बात को अपने लहजे में कह दिया, कहने का तरीका अलग अलग होता है। अगर लेकिन आप कुछ किसी भी तानाशाही को, किसी भी व्यक्ति को अगर अपने स्वार्थ बस अपने विरोधी से अपने आप को हारते हुए देख करके और किसी ऐसे आप दुष्ट व्यक्ति को अगर बुला रहे हैं, तो ये आपका दोष है। उसी बात को उन्होंने कह दिया, उसमें गलत क्या कहा उन्होंने? मैं फिर वो कह रहा हूं कि खानवा युद्ध फिर उनके बीच में बाबर और महाराणा सांगा के बीच में हुआ, उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा। और बुलाने वाले, उनको आमंत्रित करने वाले, चूंकि इब्राहिम लोदी को हटाना था, ये चाहते थे कि वो इब्राहिम लोदी हट जाएगा तो हम आधिपत्य जमाएंगे। दुर्भाग्य से बाबर ने स्वयं कब्जा कर लिया। तो ये जो सही बात है, जो सही तथ्य, उन्होंने तथ्यपरक जो बात है उसको कह दिया, तो उसमें बुराई क्या है? अब आप एक दलित, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि भाई वो जो रामायण में बात है कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, भगवान परशुराम ने तो क्षत्रियों का कई हजार बार वो किया, नरसंहार किया। ये तो आप ही बताते हो, ऐतिहासिक तथ्य है। देखिए, मैं कोई नया विवाद नहीं चाहता। ब्राह्मणों को भगा दिया जाएगा, ब्राह्मणों के घरों पर गुंडागर्दी होगी? नहीं काका जी, बात ये नहीं है। ये ऐतिहासिक तथ्य ये है कि नहीं, आध्यात्मिक तथ्य? देखिए, मैं उन पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई भी है तो वही हो ना, बयानबाजी आपकी तरफ से भी खूब हो रही है। भाई जो बाजी हमारी तरफ से नहीं हुई, हमारे तरफ से जो बात उन्होंने कहा, आप कहिए ना, आप ऐतिहासिक या कोई इतिहासकार जो हो, चाहे इरफान हबीब से लेकर के चाहे जो इतिहासकार, जो मैं बात कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ, आप बताएं। देखिए विश्लेषण है नहीं, अब समस्या है कि आपने सारी चीजों को संभाल के रखा, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे इसको दलित बनाम राजपूत बनाया जा रहा है, मुझे उस पर ऐतराज है कि ये जो एक नैरेटिव, इसको नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इतिहास कौन नहीं जानता। देखिए साहब की लाइन है कि आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को, मैं वंचितों की गली में ले चलूंगा आपको। एक गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर एक कुएं में डूब कर। तो ये कौन नहीं जानता कि इस देश के दलितों पिछड़ों का शोषण सबसे ज्यादा किस जाति वर्ग के लोगों ने किया? देखिए मैं आपकी, मनोज काका जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि आपकी पार्टी जब बनी थी तो उसमें राजपूत भी थे, यादव भी थे, ब्राह्मण भी थे, बैकवर्ड भी थे, मुस्लिम भी थे। तो आपकी पार्टी के भी आप इसको, मतलब ये जो लोग इसको राजपूत बनाम, देखिए करणी सेना कोई राजपूतों की ठेकेदार नहीं है। करणी सेना इस देश के राजपूतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, क्योंकि कोई भी पढ़ा बताएंगे ना, अगर वो हम नहीं जानते सेना के बारे में कहना, करणी सेना के बारे में कहना है नहीं। इस देश में राजपूतों ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं, बहुत सारे लोग हैं आज भी दे रहे हैं। सब लोग शोषणकारी नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं।
इस देश का इतिहास राजपूतों के, यादवों के, ब्राह्मणों के, सभी जात वर्ग के बलिदानों से, निस्वार्थ बलिदानों से भरा हुआ। लेकिन क्या क्या सरकार सिर्फ सामंतों को, सिर्फ गुंडागर्दी करने वालों को योगी आदित्यनाथ जी का संरक्षण है? क्या ये लोग आदर्श देखिए, हो सकते हैं महाराणा प्रताप के या नहीं नहीं महाराणा सुकुमार, सांगा के? ये लोग आदर्श हो सकते हैं गुंडागर्दी करने वाले, एक कमजोर, एक दलित वर्ग से आने वाले व्यक्ति के घर पर लोहा और बुलडोजर लेकर के और ईंट पत्थर लेकर के हमले करने वाले कायर लोग? उस घर में उनकी नहीं बहन होगी, बेटी होगी, उनकी नातिन होगी। आप बताइए, किसी के घर पर इस तरह के हमले होंगे, उस घर में रहने वाले बच्चों पर क्या गुजरी होगी? एक कायर और गीदड़ लोग। नहीं नहीं मनोज जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन वहां पुलिस ने सामना किया और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई पुलिस वालों को चोट भी लगी है, ये भी एक सच है। मैं तो ये आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के पुलिस के इकबाल से तो हम लोग भी ये मानते हैं कि हमारे पुलिस का इकबाल इस देश में जितनी भी स्टेट की पुलिसें हैं उसमें कम से कम बेहतर होगा। हम लोग तो ये चाहते हैं। हमारी सरकार में तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितने सारे तकनीकी और संसाधनों से उसी समय सोशल मीडिया पे आई, लोक भवन में इनाग्रेशन हुआ, कौन नहीं जानता? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ये सदकर्म थे, उनकी इच्छा थी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस हो। लेकिन क्या उस पुलिस का इतना इकबाल कमजोर हो गया कि उनके सामने एक सांसद के घर पर हमला हो रहा और पुलिस मुख दर्शक बनी रही, चलाते लाठी? अब नहीं, वहां पैरों में गोली नहीं मारी गई। अब देखिए, अभी सवाल यह है कि अभी पुलिस गोली चला देती तो लोग कहते हैं कि देखो गोली चला दिया। पुलिस के साथ तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसी कंडीशंस में पुलिस के हाथ पांव बड़े बंधे रहते हैं। मेरी जो जानकारी, इंस्पेक्टर हरि पर्वत को बड़ी तगड़ी चोट आई है। सवाल दूसरा है कि ये जो एक तरीका हो गया है कि मुख्य मुद्दे पे बहस नहीं होने पाए, और आप लोग कहीं ना कहीं समाज सत्ताधारी पार्टी के ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। वो तो यही चाह रहे हैं कि उनको महंगाई पे, बेरोजगारी पे, लॉ एंड ऑर्डर पे बहस न करनी पड़े। वो इस तरह से देखिए, हमारे लोग, हमारे राष्ट्रीय नेता लगातार जातिगत जनगणना के विमर्श पर, बहुजनों के हाँ आर्थिक, सामाजिक, हाँ, राजनीतिक हस्तिदारी के इन विमर्श मुद्दों पर बहस होनी चाहिए लगातार ना। वो इस पर मुखर रहते हैं। लेकिन सरकार और सरकार पोषित कुछ संस्थान इस तरह की बातें, एक बात नहीं उन्होंने कही, उसको इतना बतंगड़ बनाना, और ऐतिहासिक ऐतिहासिक जो तथ्य है वो किसी के कुछ कह देने से बदलते नहीं। आपके माध्यम से फिर मेरी सरकार से अपील होगी, हम सब समाजवादी पार्टी की अपील होगी, इस उत्तर प्रदेश के लोगों की, कि कम से कम इस देश के दलितों के खिलाफ इस तरह का दुर्व्यवहार और अत्याचार न हो। अन्यथा बाबा साहब का आत्मा जहां कहीं भी होगी, और हमारे नायकों का, जिन लोगों के अथक और जिन लोगों के निस्वार्थ बलिदान से हमने आजादी पाई है, जहां भी होंगे बहुत दुखी होंगे। मनोज भाई, आप सिर्फ दलित की बात क्यों कर रहे हैं? अभी वो जो सिपाही था, शहीद कमांडो, जो राजकुमार यादव, उसका बेटा शिवम यादव, किन परिस्थितियों में उसकी जान गई आजमगढ़ में, वो माफ कीजिए अयोध्या में। एक घटना सामने आ रही है, एक आशुतोष उपाध्याय, उनको पुलिस ने बुरी तरह से मारा और वो उनकी जान चली गई। तो न यहाँ दलित सुरक्षित है, न राजपूत सुरक्षित है, न ब्राह्मण सुरक्षित है। इसको आम आदमी सुरक्षित नहीं है, ये बात करिए ना आप। कौन सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, जरा बताइए ना आप। देखिए, हमने तो ये बात अनेक बार कही है, किसकी बात हम लोग नहीं उठाते हैं, किसकी बात हम लोग नहीं उठाते हैं, लेकिन उन गुंडों को संरक्षण किसका है जो आजमगढ़ से लेकर के, सोनभद्र से लेकर, भदोही से लेकर के गाजियाबाद तक, किन लोगों को मुख्यमंत्री जी का, उस उत्तर प्रदेश की सरकार का संरक्षण है कि लगातार वो सामान्य लोगों का खून चूस रहे हैं? उन लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार, हम आप जाति विमर्श पर मत ले जाइए। जाति विमर्श की बात होगी तो सही है कि इस देश में दलितों के खिलाफ सदियों से दलित जो इस देश का है वो दंश झेलता आया है, और कुछ जो जाति उच्च 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 जो जाति कहलाती है, वो ये मान लेते हैं कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि इस देश के दलितों पिछड़ों को लगातार प्रताड़ित करिए, उनका शोषण करिए। उसके खिलाफ पुरजोर आवाज उठती रही है और उठती रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कौन सुरक्षित है? जब मुख्यमंत्री जहां मौजूद हो, वहां जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोनी के गुर्जर जी खुद कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या हालात है, तो हम सभी की क्या? नहीं हमारे नहीं नहीं नहीं, अब आप लोग तो बयान सुनते ही नहीं है साहब। लोनी साहब, गुजर साहब कह रहे हैं कि 50,000 गायें रोज काटी जा रही है, लगातार आरोप लगा रहे हैं। और कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सपा वाले जो है अपने शासनकाल में गाय कटवाते थे। वह उस भाई, उनकी पार्टी का विधायक कह रहा है कि 50,000 गायें रोज काटी जा रही है। भारतीय गुजर जी जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं,
और उनकी सत्ता, सरकार के उप मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि वो याद दिला रहे हैं कि सपा के जमाने में सपा वाले गाय कटवाते थे। नहीं तो तो उनको पहले क्या उनको गुजर जी के जो बयान थे उसको भूल रहे थे क्या? गुजर जी उनके बगल ये में थे, सवाल तो आपको ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए ना सर। उनके साथ ही ये तो बगल मैं में थे, आपको याद दिला रहा हूं। कम से कम उनको उनका मुंह चुप करा देते। स्लाटर हाउस से चंदा लेने वाले केशव प्रसाद मौर्य जी से पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि स्लाटर हाउस से इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा क्यों ले लिए? इतनी पूछने की तो हिम्मत है नहीं। चाकरी करनी है, चाकरी करके अपना मंत्रित्व पद बचाए रखना है, और उनके पास बचा क्या है? सवाल आज चलिए का है। मनोज, और आज का जो आगरा में हुआ है उस पर पूरे देश का बहुजन वर्ग, दलित और जो प्रगतिशील सोच का समण है, वो सभी लोग, किसी भी जात वर्ग का भारत का नागरिक ये सोच रहा होगा कि जिस उत्तर प्रदेश में अगर एक सांसद का घर सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा? नहीं बिल्कुल सही बहुत बात कही धन्यवाद। आपने, क्योंकि ये जो तस्वीरें आगरा से आई है वो पूरा मतलब वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की असली तस्वीर पेश करती है कि 1000 लोगों की भीड़ कुछ भी कर सकती है। और ये कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, और वो तब है जबकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के खुद उसी वही शहर में मौजूद है। घटनास्थल से एक मौजूद है। मनोज जी, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।